हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस का 25वां वीडियो है। 24 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। कल के वीडियो में मैंने सभी प्रश्न शिक्षण विधियों के लिए थे। यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको जरूर पता होगा। आज की वीडियो में जो प्रश्न लिए हैं वो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से संबंधित हैं और राजस्थान से भी संबंधित हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। पहला विकल्प है मेकांग, दूसरा है लेना, तीसरा है हुआंगहो और चौथा है यांगतीसी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये नदी चीन में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी, तो यांगतीसी डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो मेकांग है यह है चीन, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया और म्यांमार देशों में बहती है। लेना नदी जो है ये रूस में बहती है। और हुआंगहो ये नदी चीन से होकर बहती है और इसे पीली नदी भी कहा जाता है। यानी कि जो हुआंगहो नदी है इसे पीली नदी भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा और इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? पहला विकल्प है तंजानिया, दूसरा है केन्या, तीसरा है युगांडा और चौथा है रवांडा। तो किलिमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे अफ्रीका की छत भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें आपका ये विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बेसाल्ट चट्टान किसका एक उदाहरण है? पहला विकल्प है ह्यूपे बीसल चट्टान, दूसरा है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, तीसरा है प्लोटेनिक चट्टान और चौथा है कायांतरित चट्टान। तो चट्टान क्या होता है? जब एक या एक से अधिक खनिजों को सुसंगत रूप से एकत्र किया जाता है तो यह चट्टान का निर्माण करता है। अब इसमें पूछा गया है कि बेसाल्ट चट्टान किसका उदाहरण है, तो यह बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी क्या होती हैं? जब क्रिस्टलीकरण पृथ्वी की सतह से नीचे होता है तो जिस चट्टान का निर्माण होता है वह अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। जैसे डायराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, ये सभी अंतर्वेदी हैं। और बहिर्वेदी क्या होती हैं कि ये पृथ्वी की सतह पर क्रिस्टलीकृत होती हैं, जहाँ छोटे क्रिस्टल बनते हैं। इसके उदाहरण हैं बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट। तो ये सभी बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। और चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। इसमें आपका भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक औसत ऊर्जा प्रवाह कितना होता है? पहला विकल्प है 15%, दूसरा है 5%, तीसरा है 10% और चौथा है 20%। तो एक पोषी स्तर में बायोमास के रूप में संग्रहित ऊर्जा का औसतन केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाता है। इसे 10% नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मेघस्तनीज किसके दूत थे? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है कि इंडिका के लेखक कौन हैं और मेघस्तनीज किसके दरबार में आए थे, इस तरीके से भी पूछा गया है। इसमें पूछा गया है मेघस्तनीज किसके दूत थे? पहला विकल्प है सिकंदर, दूसरा विकल्प है बिंदुसार, तीसरा विकल्प है विल्सन प्रथम और चौथा है सेल्यूकस। तो मेघस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम का राजदूत बन के आया था। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सेल्यूकस। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है इंडिका। तो ये भी पूछा जा चुका है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें आपका डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का नौरत्न नहीं था? पहला विकल्प है वरुचि, दूसरा है वराह मिहिर, तीसरा है धन्वंतरी और चौथा है फायान। तो फायान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का नौरत्न नहीं था, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं और यह समुद्रगुप्त के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इनके जो नौरत्न थे वो कौन कौन से थे? तो अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापनक, शंकु, वराह मिहिर, वेतल भट्ट और वरुचि, ये इनके दरबार के नौरत्न थे। फायान जो था ये एक चीनी यात्री था और इसने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी, यानी कि इनके शासनकाल में ये भारत आया था। ये इनके दरबार का नौरत्न नहीं था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है राम प्रसाद, दूसरा विकल्प है चेतक, तीसरा है मर्दाना और चौथा है वीर प्रसाद। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनके घोड़े का नाम भी याद रखना है। इनके घोड़े का नाम था चेतक, तो ये भी याद रखना है। और हाथी का नाम पूछा गया है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है पंडित परिवार, दूसरा है किसान परिवार, तीसरा है बंजारा परिवार और चौथा है जमींदार परिवार। तो समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में। और कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के बसाया गांव में। तो ये एक बंजारा जाति से थे, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, बंजारा परिवार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, चेतावनी राजचुंगटिया किसने लिखी थी? पहला विकल्प है प्रताप सिंह बारहट, दूसरा है जोरावर सिंह बारहट, तीसरा है राव गोपाल सिंह और चौथा है केसरी सिंह बारहट। तो चेतावनी राजचुंगटिया एक प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकृति है जिसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट द्वारा बनाया गया था। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो रचना है यह सोरठा छंद के रूप में की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, वीर विनायक दामोदर सावरकर की लंदन में उनके उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? पहला विकल्प है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प है रास बिहारी बोस और चौथा है मोहन सिंह। तो विनायक दामोदर सावरकर की लंदन में उनके उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? पहला विकल्प है चंपा, दूसरा है विराटनगर, तीसरा है कुशीनगर और चौथा है गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद वर्तमान मध्य राजस्थान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित था। मत्स्य जनपद 16 महाजनपदों में से एक था, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आज का बैराट है। तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विराटनगर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, पेगन राजवंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है म्यांमार, चौथा है चीन। तो पेगन राजवंश का आनंद मंदिर म्यांमार में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
और ये म्यांमार के बगान में स्थित है और ये एक बौद्ध मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तराइन का युद्ध किसने जीता? पहला विकल्प है अर्णोराज चौहान, दूसरा है मोहम्मद गौरी, तीसरा है पृथ्वीराज चौहान और चौथा है गोविंद राज चौहान। तो तराइन के 3 युद्ध हुए थे। पहला 1191 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मार दिया था। और तीसरा युद्ध हुआ है राजा इल्तुतमिश और सेनापति ताजुद्दीन के बीच हुआ है और इसमें इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन को बंदी बना लिया था। तो ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। तीसरा जो युद्ध हुआ है ये 1215 ईस्वी में हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? तो यह जीता पृथ्वीराज चौहान ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ? पहला विकल्प है गींदर, दूसरा है भवाई, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है कच्ची घोड़ी। तो सांस्कृतिक विरासत वह संपत्ति है जो हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे पूर्वजों द्वारा हमें विरासत में मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी देखभाल यूनेस्को द्वारा की जाती है। अब 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो नृत्य शामिल किया गया वह है कालबेलिया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान आदि शामिल किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और मूर्त सांस्कृतिक विरासत में वे सभी विरासत शामिल होती हैं जो भौतिक हैं, जैसे स्मारक, राष्ट्रीय उद्यान, झीलें, मंदिर आदि। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है और इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मीराबाई के पति का क्या नाम था? पहला विकल्प है भोजराज, दूसरा है रतन सिंह, तीसरा विकल्प है नरपत सिंह और चौथा विकल्प है संग्राम सिंह। तो मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के जोधपुर में कुडकी गांव में हुआ था और ये कृष्ण भक्ति में लीन थीं, ये भी आपको याद रखना है। और इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज से हुआ था, जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, भोजराज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पेंटिंग स्कूल बानी थानी किससे संबंधित है? पहला विकल्प है सत्यवंत प्रसाद से, दूसरा है नागरी दास से, तीसरा है मिर्गावती से और चौथा है शिव पार्वती से। तो राजा सामंत सिंह के समय में बानी थानी कृष्णगढ़ में एक गायक और कवि थे जिन्हें सावंत सिंह और बानी थानी माना जाता है और अपने नाम के साथ ये नागरी दास उपनाम का प्रयोग करते थे। तो पेंटिंग स्कूल बानी थानी किससे संबंधित है? नागरी दास से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चुरू जिले के ददरेवा गांव से किसका संबंध है? पहला विकल्प है पाबू जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा है हड़बू जी और चौथा है देव नारायण जी। तो गोगा जी का संबंध है चुरू जिले के ददरेवा गांव से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये राजस्थान के लोक देवता हैं और इन्हें जहरवीर गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। पाबू जी भारत में राजस्थान के एक लोक देवता है जिनकी पूजा गुजरात के कुछ हिस्सों और सिंधु मैदान में भी की जाती है। और हड़बू जी का जन्म भुंडौल यानी कि नागौर में हुआ था और देव नारायण जी का जन्म भीलवाड़ा में हुआ था और पाबू जी का जन्म जोधपुर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जोधपुर के एक गांव में इनका जन्म हुआ था।
ये राजस्थान के लोक देवता हैं और यदि आपको राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ना है तो क्लास 6 की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। यदि आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैंने पढ़ाया भी है, क्लास 6 की बुक मैंने सिर्फ पढ़ा पाई है अभी। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जो लास्ट लेसन है 10वां लेसन, उसमें सभी लोक देवता के बारे में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास संप्रभुता निहित है। दूसरा है संप्रभुता भारत के लोगों के साथ है। तीसरा है संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों के साथ है और चौथा है संप्रभुता लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ है संप्रभुता भारत के लोगों के साथ है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संविधान की जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 16, दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 18 और चौथा है अनुच्छेद 19। तो अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। इसे अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है, तो इसमें आपका भी विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, इन सब के बारे में भी जान लीजिए। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। और अनुच्छेद 19 यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? पहला विकल्प है भाग 5, दूसरा है भाग 2, तीसरा है भाग 4A और चौथा है भाग 6। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था और इसमें पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य निहित हैं, तो ये भाग 4A में निहित हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इसकी अनुशंसा की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? पहला विकल्प है धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता। दूसरा है धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है शिक्षा का अधिकार और चौथा है अल्पसंख्यक संस्थान। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए कितनी कार्य साधक संख्या की आवश्यकता होती है? पहला विकल्प है कुल सदस्यों का 1/4, दूसरा है कुल सदस्यों का 2/3, तीसरा है कुल सदस्यों का 1/3 और चौथा है कुल सदस्यों का 10वां भाग। तो लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए कार्य साधक की संख्या पूछी गई है, तो कुल सदस्यों का 10वां भाग। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संसद जो है संघ की विधायिका है, इसमें 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति को कार्यों के अभ्यास में सहायता करेगी?
पहला विकल्प है अनुच्छेद 74, दूसरा है अनुच्छेद 78, तीसरा है अनुच्छेद 79 और चौथा है अनुच्छेद 80। तो संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन, जिनको राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो सलाह के अनुसार अपने कार्यों का प्रयोग करेगी। तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 74। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है संबंधित राज्य के राज्यपाल और चौथा है राज्य की विधानसभा। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, संबंधित राज्य के राज्यपाल। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला विकल्प है विविधता में एकता, दूसरा है निरक्षरता, तीसरा है आत्मनिर्भरता और चौथा है क्षेत्रवाद। तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता पूछी गई है तो विविधता में एकता, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है। इसमें ग्रामीण, शहरी, आदिवासी समाज, भारतीयता के लोकाचार वाले सभी वर्गों में रहने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय समाज की और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो बहुजाति समाज, बहुभाषी समाज, बहुल वर्ग समाज, विविधता में एकता, समानता प्रणाली, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच संतुलन, ये भी भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल करना है का परिणाम शहरीकरण है। पहला विकल्प है शैक्षिक विकास, दूसरा है ग्रामीण विकास, तीसरा है गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन और चौथा है कृषि विकास। तो शहरीकरण किसका परिणाम है? गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण है। पहला विकल्प है गरीबी, दूसरा है सामाजिक तनाव, तीसरा है बेरोजगारी और चौथा है भूमंडलीकरण। तो क्षेत्रवाद उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जहां केंद्रीय व्यवस्था प्रशासन के बजाय विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबद्धता के कारण एक साथ अभ्यास करते हैं। अब इसमें पूछा गया है क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण, तो सामाजिक तनाव, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? पहला विकल्प है बेरोजगारी, दूसरा है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, तीसरा है शिक्षा और चौथा है परिवार का बड़ा आकार। तो भारत में गरीबी का कारण नहीं है पूछा गया है, तो शिक्षा गरीबी का कारण नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गरीबी क्या है? तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीजों का अभाव होता है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा की किस इमारत को दुनिया में अद्वितीय निर्मित माना गया था? पहला विकल्प है महान स्नानागार, दूसरा है धान्यागार, तीसरा है सभा का चौथा है किला महल। तो सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का निरीक्षण किया। अब इसमें पूछा गया है कि सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा की किस इमारत को दुनिया में अद्वितीय निर्मित माना गया है? तो वह है महान स्नानागार, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान मिला है। स्नानागार ईंटों से बना है और आसपास से 8 फीट नीचे है, तो ये भी याद रखिएगा, ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है A.L. बाथम, दूसरा है V.A. स्मिथ, तीसरा है मैक्स मूलर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन है V.A. स्मिथ का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि पूछ लिया जाए कि अनेकता में एकता वाक्यांश किसने दिया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका भी विकल्प सही है। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।